नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। आगरा में हैं इस वक्त, और आगरा में क्या समस्या है, तो सबसे बड़ा टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी का मुद्दा यहाँ पे बनता है। तमाम तरह की बातें हो जाती हैं पॉलिटिकल, जब कोई ऐसा इशू आए तो। और उत्तर प्रदेश में भी अगर ये चर्चाएं अभी के दौर में हो रही हैं तो आप ध्यान रखें कि पॉलिटिकल ही चर्चाएं हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अगले 4 महीने बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। 1-2 महीने में डेट भी क्लेरिफाई हो जाएगा। और जिस तरीके से कोविड के दौरान पूरे देश भर में अलग अलग सेक्टर पे इसका मार पड़ा, उसमें सबसे बड़ा जिस पे मार पड़ा है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, यानी कि होटल है, टूरिज़्म है और चीज़ें हैं। कई ऐसे होटल्स हैं, कई ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दोबारा शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर अभी आप देख लें ओयो का हाल, ओयो में अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि करीब 4000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो बैक हो गया है ओयो के साथ। तो हम लोग भी आगरा आए हैं तो यहाँ के होटल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, टूरिज़्म के लोग हैं, और जिनका एजुकेशन से भी रिलेशन है वो लोग भी हैं यहाँ पे। तो उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये टूरिज़्म में क्या क्या कमियाँ देखते हैं, क्या क्या समस्याएं देखते हैं। और शुरुआत सबसे पहले अखिलेश दुबे जी से करेंगे। क्रिएटिव ट्रैवल के जनरल मैनेजर हैं आगरा में। आप ही से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। यहाँ की समस्याओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है बहुत ज़्यादा, लेकिन टूरिज़्म से आप जब जुड़े हैं और सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो उससे आप अभी के दौर में क्या देख पा रहे हैं? आपको केवल आगरा टूरिज़्म की बात करें कि आप ओपन हैं, आप आगरा से रिलेटेड तमाम बाहर की भी चीज़ों से। जहाँ तक आगरा टूरिज़्म का सवाल है, आगरा टूरिज़्म और नेशनल टूरिज़्म कोरोना के कारण पूरी तरह से ज़ीरो रहा। और सबसे बड़ा विडंबना ये रही, इस सेक्टर को ना तो स्टेट गवर्नमेंट से ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल स्टिमुलस की तो बात छोड़े, सिंपैथी और एम्पैथी तक नहीं मिली है। वो सबसे बड़ा पेन है। अगर ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी मुश्किल में थी, उस समय हमारी लीडरशिप अगर सिंपैथी और एम्पैथी दिखाती इस इंडस्ट्री से, तो इस इंडस्ट्री के लोगों का कुछ हौसला बढ़ता। हमें तो कुछ नहीं मिला। इस इंडस्ट्री को तो ऐसे नेगलेक्ट कर दिया था। और ये परेशानी जब ज़्यादा हो जाती है, जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर, जो अपने आप को सेल्फ एक्लेम्ड टूरिज़्म फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर, और पहला प्राइम मिनिस्टर जिसने देश में टूरिज़्म को लेकर बात की, वो मोदी जी थे। और इस कोरोना काल में, इस 18 महीनों में मोदी जी से के द्वारा एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया टूरिज़्म को लेके, ना कोई फाइनेंशियल फ्रंट पे, ना कोई इमोशनल फ्रंट पे इस इंडस्ट्री को कोई भी सहारा मिला ना। और एक बड़ा मेरे को समझ नहीं आता, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकार को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर बनी है। मैं कहता हूँ, मैं स्पेशली मैं इनबाउंड टूरिज़्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा स्पेशली जो एक्सपीरियंस है। इनबाउंड टूरिज़्म कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है, ये मेरे को कोई समझा के दिखाए ज़रा। ये जो बड़ा आपने भी देखा होगा, सब लोग बोले भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारे जो इंडस्ट्री है ना, इनबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री स्पेशली, ये इसका जो ऑपरेशनल मोड ऑफ ऑपरेटिंग से सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट्स। आप समझ रहे हैं? टूरिस्ट वीज़ा बंद था, फ्लाइट्स बंद थी, हम लोग बिल्कुल अपाहिज की तरह बैठे हुए थे। वी कैन नॉट ऑपरेट। हम चाहते थे आत्मनिर्भर बने, लेकिन बन ही नहीं पा रहे थे आत्मनिर्भर। तो कोई हमें सरकार बताए, समाज बताए, मीडिया बताए, कैसे ये इनबाउंड टूरिज्म आत्मनिर्भर बन सकता है। और इस जो एक एक्रोनिम बना के छोड़ दिया है, आत्मनिर्भर बनिए, कैसे आत्मनिर्भर बनिए? ये इनबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है? हम तो डिपेंड हैं सरकार की मर्जी के ऊपर। सरकार जब तक अगर बॉर्डर ना खोले, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। फ्लाइट ना खोले, टूरिस्ट वीज़ा ना दे, आप समझ सकते हैं? तो कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है? तो ये एक्रोनिम जो सरकार ने दिया, आत्मनिर्भर बनिए, इनबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। ये एक भुलावा है, आप एक झोल है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है, हमारा बिजनेस प्रोसीजर है, वो सारे सरकार की मर्जी पर चलते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक आगरा टूरिज़्म की बात आप करते हैं, आगरा टूरिज़्म में पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन सरकार की थोड़ा सा मंशा चाहिए इस शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, टूरिस्ट का जो फुटफॉल है धीरे धीरे डाउन हुआ है। पोस्ट कोविड आप अगर ग्राफ देखेंगे, टूरिस्ट का नाइट स्टे कम हुआ है, अराइवल कम हुआ है, जो नंबर ऑफ आवर्स का जो स्टे है वो रिड्यूस हुआ है। अखिलेश जी, मैं एक और सवाल इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ, फिर बाद में आप आगरा को भी फिनिश कर दीजिएगा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ है, ये
प्रैक्टिकली वर्क कैसे करती है? टूरिस्ट आते हैं, जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या सरकारों की ओर से भी आती हैं, या फिर आप लोगों का क्या एक प्रॉपर सिस्टम है? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना, वो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी का नाम जानते हैं, वर्क क्या है, किस तरीके से हो रहा है, वो नहीं जानते। देखिए जी, टूरिज़्म इंडस्ट्री आप 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इनबाउंड टूरिज़्म जो फॉरेनर्स इंडिया में आता है, डोमेस्टिक टूरिज़्म हमारा जो लोकल टूरिस्ट भारत में ही घूमते हैं, और एक आउटबाउंड टूरिज़्म जो हिंदुस्तानी विदेशों में जाता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा आसान होगा इस तरह से। इनबाउंड टूरिज़्म हम पूरी तरह से फॉरेनर्स पे डिपेंड है, आप समझे। वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें आजकल ऑनलाइन पोर्टल भी हैं, ऑफलाइन DMCs भी हैं, जिस तरह वो महीनों पहले अपना टूर बुक करते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व। आई थिंक लोगों को समझ नहीं आएगा। तो ये सेगमेंटेशन है इनबाउंड, आउटबाउंड एंड डोमेस्टिक टूरिज़्म। इस समय जो हमारा जो कैंपेन चल रहा है, देखो अपना देश, हमारा जो पर्यटन विभाग है बड़ा ज़ोर शोर से लगा हुआ है, और मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। जो डेटा अभी जो निकल के आया है डोमेस्टिक टूरिज़्म का, ये 2019 से भी बहुत दुगनी रफ्तार में बढ़ा है। जो रिवेंज टूरिज़्म आजकल चल रहा है वर्ड एक्रोनिम, तो लोग काफ़ी दिनों से बंद थे तो निकल रहे हैं। तो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर का जो ग्राफ है प्री कोविड से बहुत अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। होटल्स आर डूइंग वेरी गुड। इनबाउंड टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन अभी जब जो आप, और ये डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि जो आउटबाउंड टूरिज़्म है, ये पिछले जो 19 का उससे पहले के डेटा है, 2.5 मिलियन, तो 25 मिलियन जो इंडियंस था वो विदेश जाता था हर साल घूमने के लिए। इस साल विदेश जा नहीं पाए लोग, तो वो लोकल ही अपने देश में ही घूम रहे हैं। इसलिए डोमेस्टिक का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ गया है। आप समझे। इनबाउंड टूरिज़्म का ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो। अभी तो वीज़ा खुलने की अभी शुरुआत हुई है, अनाउंसमेंट हुआ है। 15 नवंबर से जनरल टूरिस्ट आ सकेंगे और 15 अक्टूबर से चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू आ सकेंगे। तो अब मेरा केवल सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से केवल विनम्र निवेदन है, जिस तरह की एनर्जी और एक्टिवनेस और एग्रेसिवनेस आपने देखो अपना देश कैंपेन को चलाने के लिए मुहिम छेड़ी थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा, टूरिज़्म मिनिस्टर ने कहा, सभी लोगों ने कहा देखो अपना देश के तहत अपने देश में ही जगह जगह घूमिए, तो मैं कहता हूँ अब वीज़ा का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब सरकार को चाहिए देखो मेरा देश के नाम पे कैंपेन शुरू किया जाए, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान की मार्केटिंग की जाए और लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर और इनवाइट किया जाए, प्लीज़ कम टू इंडिया, देखो मेरा देश कैंपेन के थ्रू, जिससे इनबाउंड टूरिज़्म को सहारा मिले, एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की रेपुटेशन बिल्डअप हो पाए, इमेज बिल्डअप हो पाए, जिससे हम इंटरनेशनल टूरिज़्म प्लेटफॉर्म पे एक ट्रस्ट क्रिएट कर पाएँ, जिससे इनबाउंड टूरिज़्म तेज़ी के से रिवाइव कर पाए। अखिलेश जी ने तो एक नया सरकार को मशवरा भी दे दिया और एक नया योजना भी बता दिया कि इस तरीके से अगर आप करते हैं तो शायद टूरिज़्म इंडस्ट्री दोबारा से जीवित हो जाए। आप सर ट्रैवल देख रहे हैं, है ना, ट्रैवल इंडस्ट्री से आप आते हैं। मैं रिप्रेजेंट इनको करता हूँ, इनको से पूछो। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसा कि हॉस्पिटैलिटी का उन्होंने बोला, आए गए, आप यहाँ पे क्या मैनेज कर रहे हैं और आप क्या समस्याएं देख पा रहे हैं? देखिए, मैं ट्रैवल से भी जुड़ा हूँ और होटल इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ, दोनों ही चीज़ों को देख रहा हूँ। एक लंबे अरसे से सरकार ने इतने ज़्यादा वायदे करती है, जब भी चुनाव आता है तो और ज़्यादा वायदे बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आने वाला पर्यटक और इस इंडस्ट्री को, जो भी इन पर्यटकों के लिए काम करे, जिससे हमारे देश को, हमारे इस प्रदेश को अर्निंग हो रही है, सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, लगाने का या हमारे लिए कोई सहूलियत का कोई रास्ता या कोई खाका तैयार नहीं किया है। आप किसी भी बात पर सिर्फ, जैसे ही कोई बात हम एयरपोर्ट की उठाते हैं, जो कि सालों से चली आ रही है, जो कि हमारी समस्या ही नहीं है, पर्यटकों की समस्या है, इस प्रदेश की समस्या है कि आप एक इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल पे ही एक एयरपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए। एक सिविल एयरपोर्ट की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ताजमहल को आपने देखा है कि वो 7 वंडर्स में से एक है, लेकिन वंडर तो सिटी भी होनी चाहिए ना, सिटी में भी तो कुछ वंडर हो। जो अभी आपने सुना, इतना अच्छा वक्तव्य दिया उन्होंने, दुबे जी ने,
मैं पूरी तरह उनकी बातों से सहमत हूँ और उन्होंने हर बात की बहुत ही गहराई से इस बात को रखा है और मैं भी इसी बात को रखने जा रहा हूँ कि आप हर बात पर सिर्फ और सिर्फ हमको झोली दे रहे हैं। हमने ज़्यादा दबाव बनाया तो साहब एक फ़्लाइट शुरू हो गई, अब साहब आप अहमदाबाद जा पाओगे। मुख्य फ़्लाइटें मुंबई, कोलकाता, जहाँ से हमारा मुख्य स्रोत है, डोमेस्टिक मैं पर्यटकों की बात कर रहा हूँ, जो मुख्य स्रोत है उसको आपने पूरी तरह बंद कर रखा है। दिल्ली, जेवर, आपको हर जगह दिखाई देती है, लेकिन आगरा में आपको एयरपोर्ट के लिए कोई जगह दिखाई नहीं देती है। प्रदूषण है, रोड्स हैं, यहाँ की सहूलियतें हैं, पर्यटकों के लिए नाइट स्टे की जो व्यवस्था है, पूरी की पूरी खाके को आपने सिर्फ फाइलों में बंद करके रखा हुआ है। न पर्यटकों को कुछ मिला, न यहाँ के व्यवसायी को कुछ मिला। होटल व्यवसायी और ट्रैवल्स या कोई भी जो भी इसको सपोर्ट करते हैं, उनमें से किसी का कोई समर्थन नहीं किया सरकार ने। आपने बहुत अच्छी बात है, अभी मैंने बहुत ध्यान से सुना कि कोविड में हम लोग लॉक करके बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आप टैक्स दीजिए, पूरा बिजली का बिल दीजिए पूरा। हमने राजस्थान, आपके एमपी, सब जगह रियायतें दी गई हाउस टैक्स में, बिजली टैक्स, लेकिन हमारी सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हर तरीके के मुद्दे उठे जिसमें पर्यटन व्यवसायी ने बेचारे मतलब मुद्दा उठाएं तो उठाएं क्या, उनको सिर्फ नोटिस के अलावा और कुछ नहीं मिला। पर्यटकों की सुविधा को ले लें तो ना कभी पानी की व्यवस्था हुई ताजमहल में। इस 45 डिग्री में एक पर्यटक को आप पैदल चला रहे हैं गर्म पत्थर पे, जो कि इतनी दूर से आ रहा है, वो मेरा घर चला रहा है, सरकार चला रहा है, उसके लिए चलने के लिए एक कालीन तक नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है। नाइट स्टे पर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। नाइट स्टे के लिए ना तो कोई बिल्डिंग में लाइट व्यवस्था है कि हम उनको प्रेफर करें कि सर रात में आप नाइट विज़न में देखिए, ताज को देखिए। लाइट साउंड का सिस्टम आपने कागज़ों में लिया, 1 महीने चलाया और उसको धूमिल करने के लिए छोड़ दिया। किसी भी प्रकार से फतेहपुर सीकरी है रात में, उसके लिए आपने मेरा अपना ये है कि आप ताजमहल को नहीं कर सकते हैं, चलिए सुरक्षावश वो नहीं पॉसिबल है, आप फतेहपुर सीकरी को कीजिए, जिससे कि वो स्टे करे, वहाँ तक जाए, डिस्टेंस कवर होगा तो नाइट स्टे पे यहाँ पर कुछ बात बनेगी। आप रेड फोर्ट को कर सकते हैं। यमुना रिवर जो कि हमारे लिए सोना उगलेगी अगर उस पर ध्यान देंगे, बैराज बनाएंगे, उस पर रात को स्टीमर चलाएं, उस पर रात को फेरी चलाएं, जो पर्यटक है उसको खुशी मिलेगी। आज पर्यटक आता है यहाँ पर मुश्किल से 6 घंटे गुजारता है, 2 घंटे ताजमहल, 2 घंटे आगरा फोर्ट, मार्केट देख के सीधी ट्रेन पकड़ के चला जाता है। आगरा को उसने एक विंडो शॉपिंग बना रखा है, उसको लगता है बस 2-3 घंटे का काम है, जबकि हमने और आपने ये यहाँ पे पैम्पलेट छपवा रखे हैं कि आगरा को कम से कम अगर सही मायने में देखें तो 1 हफ्ते में भी पूरी तरीके से आगरा को नहीं देखा जा सकता। हम प्रेफर करते हैं सबसे पहले दिन ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा, आपका एतमादौला, शाहजहाँ गार्डन। दूसरे दिन हम भेजते हैं मथुरा, वृंदावन। तीसरे दिन हम भेजते हैं फतेहपुर सीकरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, डीग का किला। चौथे दिन हम भेजते हैं चंबल सफारी और आपका लॉइन सफारी, लगभग एक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आगरा में, लेकिन हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ कोई भी इस पे बात नहीं करना चाहता एयरपोर्ट और बैराज पे और हमारी पर्यटकों की सुविधाओं पे। अच्छा सर, अभी जब हम लोग बातचीत करने वाले थे उसके शुरुआत में अखिलेश जी से जब बातचीत हुई थी तो अखिलेश जी ने बताया था कि एक लगभग आंकड़ा जो है वो 250 से 3000 करोड़ का है। ये सिर्फ आगरा कमा के देता है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को। तो जब वो 3000 करोड़ दे रहा है तो फिर उसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे योजनाएं अभी तक सरकारों की ओर से प्रतिबद्ध तरीके से आई क्यों नहीं? क्या आपने या फिर आपके एसोसिएशन ने कभी सरकारों से या फिर जो नेतृत्व करता है उनसे कभी पूछने की कोशिश की, जहमत उठाई? हम लोग खुद सत्ते में हैं। आपने बहुत अच्छे आंकड़े पेश किए हैं, मैं तो समझता हूँ इससे ज़्यादा ही है, लेकिन लगभग तो यही है। हमने यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, इनके साथ बैठकर इस बात पे डिस्कस किया। हम सर्किट हाउस में कितनी बार इस पर विचार विमर्श कर चुके हैं, उनसे जवाब मांग चुके हैं और इसके
पूछने के नाम पर सिर्फ हमको एक ही दिलासा दिया जाता है कि अगली मीटिंग में हम यही मुद्दा रखने वाले हैं, अगली मीटिंग के सदन में हम यही मुद्दा रखने वाले हैं। कमाई पर कोई बात करना नहीं चाहता है, यहाँ की सुविधाओं पे कोई बात करना नहीं चाहता है। यहाँ के व्यवसाय, जो होटल व्यवसायी है, जो ट्रैवल व्यवसायी है, जो मतलब आपने कहा था कि मुद्दा मोदी जी का स्वयं आत्मनिर्भर, वो कह क्या रहे हैं? हम लोग इतने साल आत्मनिर्भर होके ही आज तक पर्यटकों को यहाँ पर चलाते आ रहे हैं और सुविधाएं देते आ रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, हम अपने ऊपर ही हम सरकार को जब इतना अरबों करोड़ों रुपए का यहाँ पे लाभ दे रहा है जो शहर, उसकी इतनी बड़ी अनदेखी, ये मेरी नज़र में क्या आपके लिए, हम सबके लिए बहुत दुखदाई है कि इतनी बड़ी अर्निंग के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा विकास साहब, अगला सवाल आपसे, क्योंकि आप एक बनाते हैं पूरे होटल को, यानी कि इंस्टीट्यूशन है आपका होटल मैनेजमेंट का, और आप प्रोड्यूस तो कर रहे हैं बच्चों को। अभी कुछ देर पहले हम लोग की बातचीत चल रही थी तो वहाँ पे पीछे एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने शायद बात को सही से सुना नहीं और कुछ अपनी अलग राय बना लिए, तो मैं वापस उसी पे आना चाह रहा हूँ। प्रोडक्शन तो हो रहा है, रोज़गार कहाँ दीजिएगा? मैं 2020 मार्च से शुरुआत करता हूँ इस इंडस्ट्री में। जैसे ही लॉकडाउन लगा और एक हल्ला हो गया कि नहीं लॉकडाउन हो गया एंड आई टॉक इन इंग्लिश, तो लॉकडाउन हो गया एंड सडनली पीपल स्टार्टेड पैनिकिंग कि अब रोज़गार नहीं बचेगा, और बहुत इस पैनिकी सिचुएशन में होटल्स ने, रेस्टोरेंट्स ने अपना स्टाफ को निकालना शुरू किया। मार्केट में एक रूमर फैल गया कि अब इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, रोज़गार है ही नहीं। मेरा एक लाइन हर जगह जहाँ भी मैंने अपनी तो पैनल में, कमिटीज़ में बात बोली है, आई टोल्ड देम सी दिस इंडस्ट्री इज़ एम्प्लॉयमेंट इज़ डिलेड बट नॉट डिनाइड। अखिलेश दुबे जी ने जो बोला, विशाल शर्मा ने जो बोला कि इंडस्ट्री डोमेस्टिक टूरिज्म के हिसाब से इट इज़ ग्रोइंग। जो होटल्स ने अपने स्टाफ को कट शॉर्ट किया था, when that domestic tourism has come back in the form of revenge tourism, you need staff. बढ़ा ही रहे हैं लोग। From academic point of view से yes, पिछले वो 2 साल में academics has been very badly hit. मतलब हमारे पेट पे लात पड़ी है, पीठ के अलावा। पीठ पे तो पड़ी, सरकार ने कुछ सपोर्ट नहीं, देयर इज नो पैकेजेस। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से इनडायरेक्ट पैकेजेस होते तो एडमिशन्स, ये मार्केट में ना इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स को मन में एक फेथ आता कि नहीं गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट है। जब इतना हाई एट्रिशन हुआ, लोगों को निकाला गया, तो हमारे ऊपर भी आया कि अभी इंडस्ट्री में हमारा फ्यूचर है ही नहीं, तो एडमिशन्स नहीं हुए। रिवेंज टूरिज्म को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट हैज़ गॉन अप। Honestly speaking, from academic point of view, at the moment, optimistically speaking, employment है, production भी है, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ in terms of domestic tourism में जो inflow आ रहा है locally and nationally, tourism has come back. Internationally, yes, government ने अभी कुछ अपने norms release किए हैं 15th November, 15th October से chartered flights. 2022 will see a boom in this industry. मैं ना 2-3 सवाल ज़्यादा आपसे करके खुद समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है? पहला, क्योंकि मुझे अन्य भी जगहों पे जाना है और अन्य जगह पे भी वो टूरिज़्म के सेक्टर होंगे जहाँ पे अगर मैं आपसे समझ पाऊँ पहले से तो मुझे आसानी हो जाएगी और मेरे मार्फत कुछ लोग भी समझ जाएंगे। तो सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि जॉब हैं, जॉब नहीं आ रही है, मैं इसको एडमायर करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि जॉब आ रही है, पर ये वहाँ आ रही है जहाँ पे ऐसी कुछ होटल्स हैं, जैसे कि भाई साहब के होटल्स हैं, आपके हैं, ऐसे लोकल्स में आ रहा है। एक जो चेन है, बड़ा सर्कल वाला चेन है, जैसे कि शुरुआती वीडियो में मैंने कहा था, ओयो की बात की थी। ओयो के क्रैश पॉइंट पे भी तो आप कुछ चर्चा करेंगे ना? एक लंबा उसका पूरा डाउनफॉल आपको दिख रहा है। आज भी जॉब में नहीं है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो टाउन हॉल की उसकी प्रॉपर्टी आती है, ओयो के पर्सनल, तो उसमें 3-3 4-4 प्रॉपर्टी के मैनेजर, जनरल मैनेजर पे तौर पे काम करने वाले लोग हैं। तो उनके थ्रू मैं कई और भी लोगों से दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी। तो वैसे स्थिति में ये है कि उनका जॉब जो गया ना 20 से, वो अब तक आया नहीं है। सितंबर 2020 तक, अगस्त 2020 तक उन्हें सैलरी आधी मिलती थी
उसके बाद उसने कहा कि अब हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, दे पाएंगे तो बस इतना ही कि आपके बच्चों के एजुकेशन की जो फीस है विल पे, बाकी का क्या होगा? In this case, in terms of OYO, the story is different. On record, I will not discuss this because the OYO के अपने कुछ issues थे, उस वजह से popularity and the service of OYO had gone down. In my industry, skill-based industry, हाथ का काम है, technical-based industry, the employment has gone up. Now, if you look at Make My Trip, उसका business बढ़ा ही है, Booking.com domestically business बढ़ा है. Why in term of OYO it has gone down? Make My Trip में तो कोई कमी नहीं आई है. उसकी बुकिंग्स यथार्थ हैं, बिल्कुल वैसी ही, और शायद बिजनेस बड़ा ही होगा मेक माई ट्रिप में डोमेस्टिक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ओयो इज़ अ डिफरेंट केस स्टडी दैट कैन बी डिस्कस ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑन सम अदर डे के ओयो वर्सेज एनी अदर क्या बोलते हैं आई प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह. हालांकि एक सवाल जो लोग देख रहे होंगे ना, वो आपसे ये करना चाहेंगे, बिल्कुल ये जरूर कहेंगे कि हो सकता है आप होटल इंडस्ट्रीज़ को अपब्रिंगिंग की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट हैं वो कहीं डर में ना रहे हैं कि कहीं हमारा प्लेसमेंट ना हो या फिर कुछ भी. क्यों? इस पैनल में इसमें एक और जोड़ देता हूँ सवाल, ये बेहद शानदार सवाल है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है आपका जी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन घर बैठा के पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, फीस तो आ रही थी जी, और इवन सिर्फ इसमें नहीं आई है, क्या इंजीनियर्स के कॉलेजेस हों या फिर बड़े बड़े कहीं के भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में चला है. आपके बच्चे भी जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पे भी वो होम ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और फीस आपने भरा होगा. फिर वैसी स्थिति में आप क्या कहते हैं? संतुष्ट करने के लिए बताइएगा, मुझे नहीं. इस पैनल में मेरे 2 एक्स स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, अच्छा. शेफ आशीष सिंह चंडेल एंड अमित. बहुत क्वेश्चंस आते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन आप इन टर्म्स ऑफ आवर कॉलेज वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड ट्रेनिंग आगरा, कि आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराई. मैंने कहा टेक्निकल एजुकेशन वीडियो देख के नहीं होता है, वरना फिर तो हर कोई वीडियो देख के यूट्यूब में संजीव कपूर और विकास खन्ना बन जाएगा. हमारी इंडस्ट्री में आपको ऑन द फ्लोर आके रियल टाइम में काम करके अपने आप को इम्प्रूव करना है. दैट्स व्हाट आई सेड. ओयो इज सर्विस बेस्ड, वी आर इनटू टेक्निकल सर्विस बेस्ड. राइट, ओयो इज अ प्लेटफॉर्म एंड उसके अपने कुछ इश्यूज होंगे. जैसे आपने बोला कि मेरे प्लेसमेंट्स होंगे. आई एम अ टीचर, आई हैव टू थिंक पॉजिटिव. इफ़ आई डोंट गिव पॉजिटिव मैसेज, फिर मेरा इस प्रोफेशन में एकेडमिक्स में होने का कोई मतलब नहीं है. आई हैव टू लुक अबाउट, मुझे 20 साल आगे देखना होता है, ना कि इस सिचुएशन को. मैंने इसीलिए आपको बोला था 2022 में इस इंडस्ट्री में नेशनली और इंटरनेशनली देयर इज गोइंग टू बी अ बूम, मार्क माई वर्ड्स. ओके, अगले सर. मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मेरे साथी भाई ने कुछ बोला और आपने बोला. सबसे पहले मैं आगरा टूरिज़्म के ऊपर बात करना चाहूँगा. जैसे आपने बोला आगरा टूरिज़्म बुरी तरह हिट हुआ है और ये डेवलप क्यों नहीं हो पाया. सबसे बड़ा रीज़न ये है बिकॉज आगरा जो अभी तक एज ए डेस्टिनेशन सेल हो रहा है ग्लोबली, ओनली ताज सेंट्रिक. एवरीबडी इज सेलिंग ओनली कीपिंग इन अ माइंड सी द ताज एंड कम बैक. आगरा कभी एज ए डेस्टिनेशन मार्केट किया ही नहीं गया है. एंड इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट है यूपी टूरिज़्म का. यूपी टूरिज़्म हैज़ नॉट प्लेड देयर रोल प्लेड. सो लोग जानते ही नहीं है आगरा में. आज मैं आपको बड़ा लेटेस्ट किस्सा बताऊं. टुडे आई विजिटेड हेरिटेज साइट कॉल फिरोज़ खान टॉम. मैं कहता हूँ 70% of the Agraites would have not visited this place and not heard the name of the place. And that building is older than the Taj Mahal. Even I don't know. This is truth. You know, in this Firoz Khan tomb is a building, is a ASI protected monument. The building is older than the Taj Mahal and not kept well. Nobody takes care. No tourists are going because there is no marketing. It's a lesser known monument. And as far as the relation with Taj is concerned, Firoz Khan was the very personal noble of the Shahjahan's court. He got the title of a Khasul Khas. वो सबसे बड़ा राजदार था मुगल डायनेस्टी में शाहजहाँ का. आपसे उसकी याद में वो टोम उसने अपने लाइफ टाइम में बनवाया था. देयर इज़ नो मार्केटिंग. आपसे सो सबसे बड़ा रीज़न ये कि उदाहरण है आगरा में ऐसे लेसर नोन मॉन्यूमेंट और भी ज़्यादा हैं. आगरा को अभी तक आज तक केवल बेचा जाता है ताज सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आइटनरी होती है ओनली वन डे वन नाइट स्टे के लिए, और उसमें भी केवल ताज देखो, मैक्सिमम फोर्ट. फतेहपुर सीकरी भी डाउनफॉल होता जा रहा है बिकॉज आप फतेहपुर सीकरी में इतनी संभावनाएं हैं. इट कैन बी अ ओवरनाइट डेस्टिनेशन.
भरतपुर क्यों से ओवरनाइट है? क्योंकि हमारे यहाँ से प्रयास नहीं किए गए, सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने किए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में किए। और मैं तो कहता हूँ कुछ हद तक जो बड़े टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी आगरा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए कुछ ग्राउंड पर सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर आज टूरिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं हो, आज फतेहपुर सीकरी का जब आप देख लीजिए डेटा के अकॉर्डिंग, जितने ताज पे आते हैं, फोर्ट पे आते हैं, उसका हाफ भी नहीं पहुंचता फतेहपुर सीकरी, बिकॉज वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सेफ्टी सिक्योरिटी आप समझे, और टूरिस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पे। जो अभी 4-5 साल पहले जो अभी हमारे कमिश्नर साहब थे, भटनागर साहब थे, उनके कार्यकाल में वहाँ पे जो गोल्फ कार्ट का टेस्ट एंड ड्राइव हो गया सब कुछ। अब ये था कि वहाँ पे 32 सीटर बैटरी बसेस होती हैं, क्योंकि इसके लिए वो इनकन्वीनियंट है, स्पेशली फॉरनर्स के लिए, कि जब तक 32 सीटर पूरी भर नहीं जाएगी तब तक वो चलेगी नहीं। अ फॉरनर, हाई एंड टूरिस्ट कैन नॉट वेट फॉर दैट मोमेंट, बिकॉज ही हैज़ अ लिमिटेड टाइम। तो नंबर्स ऑफ व्हीकल्स उसमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ व्हीकल नहीं, छोटे व्हीकल्स बनानी, जैसे गोल्फ कार्ट आगरा में ताजमहल पे है, ऐसी गोल्फ कार्ट की ज़रूरत है। उसका टेस्ट एंड ट्रायल रन हो चुका, उसके बावजूद भी आज 6 साल 5 साल हो गए, तब तक कुछ भी उसमें आगे नहीं बढ़ा है। आप समझ रहे? उसके बावजूद 6-7 साल पहले ही लाइट एंड साउंड शो का प्रपोजल किया था और शहर को और टूरिज्म इंडस्ट्री को भरोसे में दिया गया था कि फतेहपुर सीकरी पे लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट किया जाएगा। वो ठंडे बस्ते में डला हुआ है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। आप समझ रहे? आगरा के विकास के लिए अनाउंस किया गया था गेटवे ऑफ आगरा बनेगा, आगरा के चारों कोने पे जहाँ जहाँ से टूरिस्ट आ सकता है। मतलब जो अराइवल एक्सपीरियंस शुड बी ग्रैंड, जो इम्प्रेशन शहर का पड़े वो अच्छा होना चाहिए। किसी भी एंट्री से घुस जाइए आपको बुराई एक्सपीरियंस मिलेगा। आप समझे? तो वो ठंडे बस्ते में डला हुआ है। इतने कितने सारे रेड फोर्ट का आप देख लीजिए, लाइट एंड साउंड शो अभी तक बंद चला हुआ है। कोई मतलब नाइट टूरिज्म की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप मतलब जो टूरिस्ट आता है, मैं कहता हूँ आगरा 2 नाइट हो गए, गेस्ट का सवाल होता है वाई शुड आई स्टे फॉर 2 नाइट्स, गिव मी द गुड रीज़न। आप समझे? सो वी डो नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू आस्क हिम टू स्टे फॉर 2 नाइट। बट ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार की जो टूरिस्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत है, मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, प्रमोशन करने की ज़रूरत है, उसकी पूरी तरह से कोई मतलब उसमें शून्यता आ गई है। यूपी टूरिज्म इसमें कोई एफर्ट नहीं करता, ना ही हमारा DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, इस ओर को ध्यान दिया हुआ है। आप राजस्थान में चलाइए, एक मंडावा में जाइए आप, केवल हवेली है कुछ, वहाँ गैस 2-2 दिन जाके रुकता है। जब वहाँ विलेज टूरिज्म के मतलब वहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं होती, वहाँ सारा प्रमोटर है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट टूरिज्म फ्रेंडली है। हमारी गवर्नमेंट टूरिज्म फ्रेंडली नहीं है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज की डेट में। बुनियादी तौर तरीकों को भी तो आप डेवलप करके लोगों को रहने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा सकते हैं। ये देखो जी, ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है। आज मैं कोई रूल बनाऊंगा, कोई नहीं मानेगा। आज सरकार कोई आगे बढ़ेगी ना, तो उसकी बात सब मानते हैं। आप समझे? ये सबसे बड़ी बात है। तो सरकार को आगे आना पड़ेगा अगर डोमेस्टिक यूपी टूरिज्म को, या स्पेशली आगरा टूरिज्म। अब आप यूपी में देखिए टूरिज्म डेस्टिनेशन के नाम पे आगरा और बनारस, केवल 2 ही ऐसे सिटी हैं जो इनबाउंड टूरिज्म के लिए याद आते हैं। आपको क्या लगता है आगरा में और टूरिज्म की संभावना नहीं है? हर शहर अपने आप में नायाब है। यहाँ से आप कन्नौज जाइए, कन्नौज इज़ अ हिस्टोरिकल सिटी, इट्स 5000 ओल्ड सिटी, 5000 साल पुराना शहर है, उसका इतिहास है 5000, लेकिन किसी ने आज तक एक्सप्लोर करने की कोशिश की। एवी टूरिज्म की इस पूरे बेल्ट में आगरा से लेके चंबल, कानपुर, लखनऊ तक के जो एवी टूरिज्म होता है, डोमेस्टिक बर्डिंग, वो उसकी इतनी संभावना है। ये पूरा बेल्ट बहुत रिच है उस फील्ड में, आज तक उस पर कोई बात नहीं हुई। एलिफेंट टूरिज्म, आगरा इज़ ओनली द डेस्टिनेशन जहाँ पे एलिफेंट हॉस्पिटल है, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर है। इट इज़ नॉट प्रमोटेड द वे इट शुड बी प्रमोटेड। आपसे बिकॉज आई कैन गिव यू द रीज़न एंड कीप माई गेस्ट इंगेज फॉर गुड 4 days। गुड 4 days ही विल नॉट गेट बोर्ड कि मेरे पे नहीं है। फतेहपुर सीकरी में बैटल टूरिज्म की इतनी संभावना है, बैटल टूरिज्म पूरे राजस्थान में डेवलप हो रहा है। खानवा का जो मैदान है, वहाँ पे आप लाइट एंड साउंड शो करके आगरा फतेहपुर सीकरी को 1 नाइट डेस्टिनेशन बना सकते हैं।